हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम आपकी वीडियो बना रहे हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि जिसके जो स्वामी होते हैं, आपके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है, आज सब्जेक्ट ये है कि नवंबर का महीना हमारा कैसा रहेगा, ऐसा क्या करें हम जो हमारे लिए ठीक रहे और सही रहे, और ऐसा क्या सावधानी हमको बरतनी है जिससे हम बच सकें। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं पिछले कुछ दिनों की। क्योंकि सूर्य जो हैं, सूर्य इस समय अभी नीच के चल रहे हैं आपके, और मंगल भी आपके नीच के चल रहे हैं अभी, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो सूर्य 17 अक्टूबर से अभी आपके नीच के चल रहे हैं, आप ऐसे समझ लें। और आपकी जो आने वाली आगामी जो आपकी 16 तारीख आ रही है नवंबर की, इसमें ये अपना अगली राशि में अपना चले जाएंगे। ठीक है, एक चीज़। तो 16 तारीख के बाद थोड़ा सा जो अभी तक कुछ काम ऐसे थे जो मनोबल था हमारा, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य आपने देखा, सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपका सम्मान है, सूर्य आपकी आत्मा है, और सूर्य पिता के कारक होते हैं, और सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं। एक चीज़। दूसरी, मंगल क्या है, मंगल आपका शौर्य है, मंगल आपकी पावर है, मंगल आपका उत्साह है, और मंगल क्या है, आपके सेनापति है। ठीक है, चलिए। तो मंगल का और सूर्य का दोनों का अपने आप का नीच का होना कहीं ना कहीं हमारे मनोबल को, हमारे आत्मविश्वास को कहीं ना कमी प्रदान करता है। इससे क्या होता है, हमारा मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदरूनी हल्का सा डूबा डूबा सा रहता है, गिरा गिरा सा रहता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे काम है वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाते हैं। तो अब ऐसा हमें क्या करना है, ऐसा कौन सा दान हमें ऐसा करना है, या ऐसा अपनी कुंडली के हिसाब से हमें ऐसी कौन सी चीज़ें अपने हिसाब से जो हमें करनी है, जिससे जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे प्लेनेट हैं, वो सही दिशा में काम करें, और हमारे जो मन के जो हमारे मनोरथ हैं उनकी हमारी किसी भी तरीके से पूर्ति होती चली जाए। तो उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो वही आपको क्या क्या करना है वो आपको समझने की चीज़ है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में जो राशि आपकी मतलब यहाँ पर है, यहाँ कौन सी राशि है, यहाँ आपकी मकर राशि विराजमान है। और मकर राशि के जो स्वामी होते हैं वो आपके होते हैं आपके शनिदेव। यानी शनिदेव क्या है, शनि आपके न्याय के और कर्म के हो गए। और ये क्या हो गए, अगर आप ये देखते हैं ये किसका भाव होता है, ये भाव हमारा जो होता है ये हमारे धन का होता और हमारे कुटुंब का होता। तो हमारे धनेश कौन बन गए, अगर धनेश को हम देखते हैं तो शनिदेव बन गए। तो शनिदेव का बनने का मतलब क्या हुआ, शनिदेव वैसे क्रूर है, लेकिन आपको देते क्या है, वो देते वही हैं जो आप जैसा कार्य करते हैं, जैसा परिश्रम आप करते हैं उसी की आपको सफलता मिलती है। देर में देते हैं, लेट देते हैं, लेकिन देते जरूर है, ये आप ऐसे समझ लें। ठीक है। और शनिदेव क्या है, शनिदेव अपने आप में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये जज हैं। तो जज के सामने आप जैसा अपराध करते हो, जैसा पाप करते हो, जैसा पुण्य करते हो, उसी का फल वो आपको प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले उसके तृतीय भाव की। तृतीय भाव में भी वे स्वयं विराजमान है। तो फिर वही बात आ गई, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आप जैसी मेहनत करोगे, क्योंकि ये भाव किसका होता है, ये हमारे पराक्रम का होता है और परिश्रम का होता है। पराक्रम और परिश्रम का मतलब क्या हुआ भाई, जैसी हम मेहनत करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसा, जितना हमने काम करा। अगर हम 1 किलोमीटर चले हैं या 100 रुपये का काम हमने करा है, तो हमें जो प्राप्त होगा वो 100 रुपये का ही प्राप्त होगा। इसे आप ऐसे मान लें। आप सोचें कि उम्मीद से ज़्यादा मिल जाएगा, उम्मीद से ज़्यादा नहीं मिलने का। ठीक है, ये आप समझ लें। अच्छा, क्यों नहीं मिलने का ये भी आप समझ लीजिए। आपकी राशि में जो भाग्य का पार्ट है, आप इसे देखिए, नवम भाव को देखें। नवम भाव में जो राशि विराजमान है, कौन सी राशि विराजमान है, सूर्य। तो सूर्य का मतलब क्या हुआ, अभी सूर्य क्या चल रहे हैं, सूर्य नीच के चल रहे हैं। ठीक है ना, आपके भाग्य में और आपके धर्म के भाव पर भी विराजमान है। अगर आप ऐसे देखते हैं तो क्या हुआ कि भाग्य का हमें कहीं ना कहीं जो सहारा है वो थोड़ा सा कमजोर है, हमारे लिए कम मिलेगा। लेकिन दूसरी चीज हम देख लेते हैं, जो नवम भाव होता है, नवम भाव किसका होता है, आपका बृहस्पति का भी होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि जो आपकी राशि है वो राशि कौन सी है, धनु, और जो इसके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति। तो क्या है, भाग्य का यहाँ आपको सहारा मिल जाएगा, लेकिन किसके द्वारा मिलेगा, अपनी राशि के स्वामी के द्वारा मिलेगा। तो सबसे पहली बात, जो आपके राशि के स्वामी हैं उनकी तो कम से कम हमें अपने आप समझ सकते हैं, उनकी तो उपासना हमें करके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले भाव की। अगले भाव में जो राशि विराजमान है, राहु विराजमान है। राहु का मतलब क्या हुआ, लेकिन कहाँ विराजमान है, आपके इसमें विराजमान है,
क्या कहते हैं, आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। और चतुर्थ भाव हमारा किसका होता है, आप इसे ऐसे समझें, ये हमारी माता जी का भी होता है। हमारे जितने भी पारिवारिक सुख होते हैं, हमारे भौतिक सुख होते हैं, हमारे पत्नी का सुख होता है, वाहन सुख होता है, मकान का सुख होता है, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये सब हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। आप इसे ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में आपकी जो राशि विराजमान है, मेष राशि विराजमान है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मंगल आ गए। मंगल आने का मतलब क्या हुआ, मंगल अभी नीच के चल रहे हैं और अभी काफ़ी दिन नीच के रहेंगे, आप इसे ऐसे समझ लें। ठीक है, तो मंगल यहाँ नीच का होने का मतलब आपके लिए क्या हुआ, मंगल 20 अक्टूबर से अभी नीच के चल रहे हैं। तो आप 20 अक्टूबर से देख भी रहे होंगे, आपने 20 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से दोनों ये नीच के हो गए हैं, सूर्य भी और आपके मंगल भी। तो आपने ऐसा अभी गौर भी करा होगा कि जो अब तक आपका जो मनोबल था थोड़ा डाउन चल रहा था, जो आपके काम थे वो थोड़े सुस्त चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्या है, अब जैसे सूर्य अब आगे चले जाएंगे 16 तारीख को, और शुक्र भी अब अपने उसमें आने वाले हैं, शुक्र भी अपना बदलने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन में अब 7 तारीख के बाद से आता दिखता हमें दिखाई दे जाएगा। और पूर्ण रूप से जो हम देखेंगे 16 तारीख के बाद हमें पूर्ण रूप से अपने नवंबर के महीने में बदलाव नजर आएगा, बहुत कुछ बदलाव नजर आएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव में जो राशि विराजमान है, आपके जो स्वामी विराजमान है, आपके गुरु विराजमान है। ये अगर यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, आपकी वृषभ राशि जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र के और यहाँ पर जो आपके विराजमान है, विराजमान आपके यहाँ पर शुक्र आपके गुरु हो गए, गुरु बृहस्पति हो गए। ठीक है, चलिए तो यहाँ एक और चीज़ है, थोड़ा क्या है, ये हमारा भाव किसका होता है, ये हमारा भाव जो होता है ये हमारा होता है रोग का, ऋणों का और शत्रुओं का। और यहाँ पर इनका होने का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आलोचना का भी हमें शिकार होना पड़ सकता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आलोचना भी हो सकती है, आप इसे ऐसे समझ लें। तो आलोचना का भी कहीं ना कहीं शिकार हमको बनना पड़ सकता है। लेकिन जो रोग, ऋण और शत्रु, कहीं ना कहीं जो गुरु बृहस्पति है, आप गुरु को किससे देखते हैं, गुरु को हम किससे देखते हैं, धन के कारक है। तो धन के कारक है एक चीज़, तो धन के कारक की वजह से कहीं ना कहीं क्या होगा, हमें इसका फायदा हो सकता है। दूसरा फायदा क्यों हो सकता है, दूसरा फायदा इसलिए हो सकता है क्योंकि शुक्र भी यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, वृषभ राशि आ रही है, तो वृषभ राशि का मतलब क्या हो गया, तो उनकी वजह से भी यहाँ कहीं ना कहीं हमें इसका फायदा प्राप्त होगा। आप इसे ऐसे माने। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी मैरिज लाइफ की। मैरिज लाइफ को हम देखते हैं, तो मैरिज लाइफ में यहाँ जो इस समय आपकी राशि विराजमान है, मिथुन राशि विराजमान है जिसके स्वामी होते हैं बुध। मैरिज लाइफ ठीक रहेगी, कोई ऐसी समस्या हमें नहीं दिखाई देती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई देती है। मज़े में ये महीना आराम से आपका निकल जाना चाहिए। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ छठे उसमें है, तो बीमारी के अगर उसमें देख लेते हैं, रोग की अगर हम बात कर ले, तो जितने भी आपके बीपी वाले हैं और हार्ट वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि सूर्य आपका नीच का चल रहा है, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बीपी और हार्ट संबंधी वाले जितने भी रोग संबंधी लोग हैं वो थोड़ा सा, जैसे मौसम ठंडा होता चला जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखें, और थोड़ा सा व्यायाम वगैरह पे अपना ध्यान रखेंगे तो सारी चीज़ें सही रहेंगी। बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में मंगल है, और मंगल अभी इस समय नीच के चल रहे हैं। और ये जो भाव हमारा होता है, ये हमारा एक तरह से मृत्यु का भी होता है, हमारे शरीर का भी होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारे अधूरी ख्वाहिशों का भी होता है, रुकावटों का भी होता है, तनाव का भी होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी अष्टम भाव से आती हैं और अष्टम भाव से निकल के आती हैं। लेकिन मंगल का नीच का होना तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का सा हमें दिक्कत आ सकती है, थोड़ी माड़ी। लेकिन अगर उपाय इसका करते रहेंगे, उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, उपाय के तौर पर एक तो सबसे पहली चीज़ क्या, ध्यान रखें कि आप कोशिश करें मंगल का ज़्यादा से ज़्यादा दान देने की कोशिश करें, और बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ अगर निरंतर करते रहेंगे तो इसका कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपको फायदा नजर आएगा। बात कर लेते हैं नवम भाव की। वो हमने आपको पहले ही बता दिया कि भाग्य का अगर पूर्ण रूप से साथ आपको चाहिए तो अभी थोड़ा सा आपको धर्म के नाम पे काम भी करना पड़ेगा। और अभी आपके सूर्य थोड़े नीच के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कहाँ है, अगर आप देखते हैं तो सूर्य के नीच की वजह से थोड़ा सा भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सहारा नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपके स्वामी हैं, आपके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, और तो उस वजह से आप इसका सहारा ले लेंगे, 50-50 में रहेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगली उसकी। अगर हम इसकी आपको गुरु को दृष्टि भी दी गई है, अगर गुरु की दृष्टि के हिसाब से हम देख लेते हैं तो पहली दृष्टि जो आपकी कैरियर भाव पर पड़ रही है। कैरियर भाव पर दृष्टि होने का मतलब आप समझ सकते हैं, ये आपका कैरियर भाव क्या दर्शाता है, हमको हमारे जीवन में जो यश प्राप्त होता है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है, रोजगार प्राप्त होता है, हमारा कर्म प्रभाव पर
प्राप्त होता है। ये हमें सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सब हमारे दसम भाव से प्राप्त होते हैं, यानी कैरियर भाव से होते हैं। और कहीं ना कहीं इसका हमें इस समय फ़ायदा प्राप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें गुरु बृहस्पति की वजह से कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होता दिखता है, क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि भी पड़ रही है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। और अगर हम छठे भाव से भी देखते हैं तो कन्या बुध आते हैं। बुध क्या है? बुध व्यापार को ही, बुध से हम क्या इंडिकेशन निकल कर आता है? बुध क्या है? बुध अपने आप में आप देखा अपने ग्रहों के राजकुमार भी हैं। बुध आपकी वाणी भी है, बुध आपकी बुद्धि भी है, और बुध आपके व्यापार भी है। और गुरु के अगर हम देखते हैं तो बुध से अपने मित्रता है। कोई ऐसी वहाँ दृष्टि, ऐसी दिक्कत नहीं है कि कल उससे हमें कोई समस्या आती है। बात कर लेते हैं आपकी एकादश भाव की। एकादश भाव को अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा और सूर्य आपके यहाँ पर विराजमान है। अभी हमने आपको बताया कि इस समय जो आपका लक्ष्मी का भाव भी हो गया, ये आपका आय का भी हो गया, इच्छा का भी हो गया। आपकी जितनी भी इच्छाएं होती हैं यहीं से पूरी होती हैं। आप इसे ऐसे मान लें, आय के स्रोत भी आपको यहीं से प्राप्त होते हैं। तो 16 तारीख के बाद आपको यहाँ इससे फ़ायदा होना नज़र आएगा। आप इसे ऐसे समझें। बात कर लेते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव पे जो राशि आपकी विराजमान है, बुध और शुक्र विराजमान है। और शुक्र यहाँ अपना ठीक अवस्था में होते हैं, और इन दोनों का मिलना या लक्ष्मी नारायण योग भी कहलाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। और शुक्र का यहाँ होना इन बातों को इंडिकेशन करता है, जो आपकी भौतिक इच्छाएं होती है उनकी जो प्राप्ति होती है, आपके यौन सुखों की जो प्राप्ति होती है, शुक्र की वजह से यहाँ प्राप्ति आपको होती है। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो हमारा भाव होता है, ये हमारा भाव होता है, आप इसे ऐसे समझें, ये भाव हमारा है आपका क्या कहते हैं, व्यय का, यानी खर्चों का, आपका कोर्ट का, कचहरी का, हॉस्पिटल का, ये भाव इसका भी आता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्राप्ति होगी, यहाँ शुक्र की वजह से आपको पूर्ण रूप से इसकी प्राप्ति होगी। आपकी इच्छाओं की कहीं ना कहीं प्राप्ति होगी भौतिक सुख में। अब जैसे विदेश का भी भाव होता है, तो अगर इस समय विदेश जाना चाहेंगे उसकी भी आप प्राप्ति ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र आपका वैभव है, शुक्र आपकी सुंदरता है, शुक्र आपका लग्जरियस है, शुक्र आपका कंफर्ट्स है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। बुध और शुक्र की जो युति है, ये क्या दर्शाती है? ये लक्ष्मी नारायण योग भी इस समय मनाती है। तो इसका भी कहीं ना कहीं आप पूर्ण रूप से फायदा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ओवरऑल जो हमने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा जो हमने आपको बताया। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप उपाय के तौर की बात कर लेते हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है? एक तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करें। वो क्योंकि इस समय आपके शुक्र जो आपके जो मंगल है, मंगल आपके नीच के चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करेंगे। दान के रूप में अगर दान दे सकते हैं तो लाल वस्तुओं का दान करें, लाल कपड़ों का दान कर लें, कुछ भी दे सकते हैं आप। लाल चीज़ जो भी होती है उनका दान करेंगे तो कहीं ना कहीं मंगल को बल मिलेगा। सेनापति आपके मजबूत होंगे, सेनापति मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के हिसाब से ठीक रहेगा। दूसरी चीज़, आप सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य को भी अगर अर्घ देते रहेंगे तो सूर्य भी कहीं ना कहीं आपके अपना पूर्ण रूप से आप समझ सकते हैं, सूर्य का भी तेज आपको प्राप्त होगा। उनसे भी आपको कहीं ना कहीं मतलब जो रोशनी प्राप्त होगी, जो अपना प्रकाश प्राप्त होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। तीसरी चीज़, जो आपके स्वामी हैं, आपके स्वामी बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति को अपना पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए हमने आपको बताया पहले भी, फिर एक बार पुनः बता देते हैं कि चंदन अपना क्या कहते हैं, आपका केसर का तिलक लगाए। केसर का तिलक अगर मस्तक पर, वाणी पर, अपने कंठ पर अगर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको पूर्ण रूप से फायदा देगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। उम्मीद है जो हमने आपको बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल का बटन दबा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होता है सीधा वो आपको चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। पुनः आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।